हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी का सिविक्स बुक से चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो उसमें हमने देखा था कि एक वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होता है अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अलग अलग लेवल्स हुआ करता था, उसमें पावर शेयरिंग होता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर्स डिवाइड हो जाता है। इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, और इसी का ही दूसरा नाम है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म और कुछ नहीं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को ही फेडरलिज्म बोलते हैं। समझे कि नहीं। तो इस चैप्टर में हम 4 चीज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ होगा डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब समझेंगे और भी डिटेल्स में, इसका फीचर्स जानेंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ हमें यहाँ पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक होगा फेडरलिज्म इन इंडिया, मतलब इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है। तीसरा टॉपिक होगा यहाँ पे फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस, फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। और चौथा और लास्ट टॉपिक होगा लोकल गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, जो थर्ड टायर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म है उसके बारे में हम पढ़ेंगे चौथे टॉपिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक से। सबसे पहला है डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म, मतलब व्हाट इज़ फेडरलिज्म, ये है पहला टॉपिक। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, याद है आपको। ठीक है, हमने देखा था कि बेल्जियम अपना प्रॉब्लम्स काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पावर का डिवीजन हुआ था बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में। ठीक है, ये चीज़ हमने समझा था। अब ऐसा बात नहीं है कि रीजनल गवर्नमेंट पहले एग्जिस्ट नहीं करता था बेल्जियम में। रीजनल गवर्नमेंट बेल्जियम में पहले से ही था। ठीक है, और इनका भी अपना कुछ रोल्स और पावर्स हुआ करता था, लेकिन अंतर ये था कि इनका जो भी पावर्स था वो सब इन्हें दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे वो पावर को विड्रॉ कर सकता था। समझ रहे हैं। एक चीज़ आपको दिया जाए और एक चीज़ आपके पास पहले से है, दोनों में अंतर समझिएगा। ठीक है, तो पहले वही यहाँ पे लिखा गया कि जो बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट पहले हुआ करता था, इनका भी रोल्स और पावर्स था, लेकिन अंतर ये था कि ये रोल्स और पावर्स उन्हें दिया गया था। कौन दिया था? सेंट्रल गवर्नमेंट दिया था। इसका मतलब ये जो रीजनल गवर्नमेंट था ये सबऑर्डिनेट था इस सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब इस रीजनल गवर्नमेंट का पावर छीन सकता है। बातें कह रही को समझ रहे हैं। लेकिन 1993 में क्या होता है, इस रीजनल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दिया जाता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो गया कि इनका अब ये सब पावर है, अब ये पावर इनसे कोई छीन नहीं सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनसे पावर छीन नहीं सकता है। पहले क्या था कि ये पावर चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा था इन रीजनल गवर्नमेंट को, ठीक है, दे रहा था, इसलिए ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट छीन सकते थे। लेकिन अब जब से कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इन्हें दे दिया गया इन रीजनल गवर्नमेंट को, अब ये पावर ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो 1993 में क्या हुआ, हमने देखा कि बेल्जियम शिफ्ट कर गया फ्रॉम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। इस बात को आप याद कर लीजिए कि फेडरलिज्म का ऑपोजिट होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये यूनिटरी क्या होता है अभी और डिटेल में समझेंगे थोड़ी देर के लिए। आप अभी थोड़ा देर के लिए याद कर लीजिए कि फेडरलिज्म का ऑपोजिट होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए फिलहाल आप इतना भी समझ ही सकते हैं कि चूंकि फेडरलिज्म का ऑपोजिट है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब फेडरलिज्म में क्या होता है, पावर का डिवीजन होता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। तो यूनिटरी में पावर का डिवीजन नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, वही पूरे कंट्री को रूल कर रहा होगा। फिलहाल आप बेसिक बात इतना समझ लीजिए यूनिटरी के बारे में। ठीक है, अभी थोड़ी देर में ही इसका बारे में डिटेल में समझेंगे। चलिए, तो ये हमने देखा बेल्जियम का लेखा जोखा। अब बात करते हैं श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर्स। तो श्रीलंका देखिए, एक तरफ तो बेल्जियम जो है ये किसको फॉलो कर रहा है, फेडरलिज्म, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रहा है। लेकिन श्रीलंका किसको फॉलो कर रहा है, फेडरलिज्म का ऑपोजिट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के पास सारा पावर है। तो यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन है, सिर्फ समझिएगा। आप ये बात को भी याद कर लीजिए कि जो नेशनल गवर्नमेंट है उसको यूनियन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब टर्म एक ही है, सब बोलते हैं। अब बात करते हैं फेडरलिज्म होता क्या है उसके ऊपर। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, पावर अगर डिवाइड कर दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट में और जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, जो स्टेट्स है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब जो यूनिट्स मिलके वो कंट्री बनाए, मतलब स्टेट्स मिलके तो कंट्री बनता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर का डिवीजन को ही फेडरलिज्म बोलते हैं। एक लाइन का डेफिनेशन, इसको याद कर लेंगे आप, समझे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज फेडरलिज्म, तो ये बात आपको लिखना पड़ेगा।
यूजुअली फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यूजुअली ये पाया जाता है अक्सर फेडरेशन में कितना होता है, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, कोई भी एक फेडरल कंट्री में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। एक गवर्नमेंट होता है पूरे कंट्री के लिए जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट जो होते हैं उस पर ये लॉ बनाता है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, तो ये सब सब्जेक्ट पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काम करती है। फिर और दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये इसका काम होता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द स्टेट। स्टेट को चलाने का काम वो कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, अभी देखेंगे डिटेल में दोनों का काम, फिलहाल आप सिर्फ समझते चलिए। और ये जो दोनों है, बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। दोनों का पावर अलग है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो काम करती है, दोनों क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये अगला फीचर हो गया। चलिए, तो इतना सिर्फ समझिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है फेडरलिज्म का डेफिनेशन। ठीक है, और ये सब जो की पॉइंट्स है ये सब हमने समझा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में जो रेड से मार्क किया हुआ है वहाँ पे फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो इंडिया भी एक फेडरलिज्म फॉलो करने वाला कंट्री है। रशिया में भी फेडरलिज्म फॉलो होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब फेडरलिज्म फॉलो करते हैं। आगे मूव करते हैं। तो इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कॉन्ट्रास्टेड विद ए यूनिटरी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो हम आपको बोले थे कि फेडरलिज्म का ऑपोजिट क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट होता है। अब हम समझेंगे डिटेल में दोनों को। देखिए, अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम के बारे में बताया गया है। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि क्या तो सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा जिसको नेशनल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे, या फिर अगर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हुआ भी तो जो सब यूनिट होगा ना वो क्या होगा, सब ऑर्डिनेट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर देगी वो इस सब ऑर्डिनेट, मतलब जो सब यूनिट है उनको फॉलो करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये फीचर होता है यूनिटरी सिस्टम का, समझे। वो यहाँ पे लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल या फिर स्टेट लेवल पे जो भी गवर्नमेंट है, लोकल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट है, उसको ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। समझ ही गए। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का अपना पावर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पावर होता है, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ये वर्ड को ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, और कोई किसी को आंसरेबल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जो भी काम करता है तो उस काम का हिसाब किताब इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, उसका हिसाब किताब किसके देना पड़ेगा, इसको पीपल को देना पड़ेगा। बोथ दिस गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। पीपल का आंसर देना पड़ेगा, मतलब जब इलेक्शन होगा तो ये लोग को खुश करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को खुश नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम में अगर डिफरेंस बिटवीन आता है यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम तो आप कर लेंगे, जो ऑनलाइन किया हुआ है वही आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स है, टोटल यहाँ पे 7 फीचर्स दिए गए हैं। चलिए के करके सबको देखते हैं। सबसे पहला फीचर है नंबर 1, देयर आर 2 और मोर लेवल या फिर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में जैसा कि हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट 2 या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आप बता सकते हैं इंडिया में कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। तो इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लेवल पे, दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे, और तीसरा हो गया लोकल गवर्नमेंट जिसमें म्यूनसिपलिटी पंचायत आते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं दूसरे फीचर पे। दूसरा फीचर है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो अलग अलग टीयर्स या फिर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये सेम सिटीजन को रूल करते हैं, लेकिन इनका अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, अलग अलग दायरा है। फॉर एग्जांपल किस मैटर से रिलेटेड, लेजिस्लेशन से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। लेजिस्लेशन मतलब लॉ बनाना, कई सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन हो गया, पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी हो गया। तो ये सब सब्जेक्ट्स बांटा हुआ है कि कौन लेवल ऑफ गवर्नमेंट किस किस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाएगा। तो लेजिस्लेशन के मामले में अपना जुरिस्डिक्शन है। फिर टैक्सेशन के मामले में भी कि कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगा, टैक्स कैसे शेयर होगा। ठीक है, ये भी अलग अलग जुरिस्डिक्शन बांटा हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन भी कि कौन कहाँ पे अपना प्रशासन करेगा, वो भी बांटा हुआ है। ठीक है, तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना अपना जुरिस्डिक्शन है। ये हो गया दूसरा फीचर
ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है ऐसा एरिया जिसके ऊपर किसी के पास लीगल अथॉरिटी हो, और ये एरिया इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्री भी हो सकता है कि इतना एरिया है, इतना एरिया है, या फिर इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट भी हो सकता है कि ये सब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, कुछ सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, ठीक है। तो इसको जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, समझ गए। तीसरा फीचर है कि द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एग्जिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। यहाँ पे बोला गया है कि जो जुरिस्डिक्शन है हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। इसका मतलब ये जो कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है, किसी को किसी का ऑर्डर नहीं मानना पड़ेगा, ठीक है। जो पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। ये हो गया तीसरा फीचर। आते हैं फोर्थ फीचर पे। फोर्थ फीचर है कि द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो भी प्रोविजंस या फिर जो भी पावर्स दिए गए हैं रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को, वो कोई भी यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकता है। मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कुछ पावर्स डिवाइड कर दिया गया है ना, कुछ पावर से यहाँ पे, कुछ पावर से यहाँ पे। तो कौन सा पावर को मान लीजिए कि चेंज करना है, किसी पावर को, इसको इसके अंडर लाना है, इसको इसके अंडर लाना है, तो ये कोई अपना एक गवर्नमेंट अपना मर्जी से नहीं कर सकता है, यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकता है। इसमें क्या होना पड़ेगा, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को सहमति देना पड़ेगा, तभी ये जो प्रोविजन है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। आते हैं फिफ्थ फीचर पे। फिफ्थ फीचर है कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पावर। ये मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, और मान लीजिए फ्यूचर में चल के कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, कि मान लीजिए ये कोई सब्जेक्ट है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रहा है इसके ऊपर लॉ बनाना। तो अब क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये इसके ऊपर लॉ बना सकता है कि नहीं बना सकता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट किसके पास जाएगा कंप्लेन करने के लिए, तो ये जाएगा कोर्ट्स के पास, ठीक है। कोर्ट एज एन अंपायर एक्ट करता है, ठीक है। कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के इंटरप्रेट करे और डिसाइड करे कि कोई एक सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हो गया पांचवा फीचर कि कोर्ट क्या करता है, एक्ट एज एन अंपायर। कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उस कन्फ्लिक्ट को यही सुलझाता है, ठीक है। आते हैं सिक्स्थ फीचर पे। सिक्स्थ फीचर है पैसा से रिलेटेड। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर लोकल गवर्नमेंट है, तीनों का जो पैसा का सोर्स है कि पैसा किसको कहाँ से मिलेगा वो क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया गया है, ताकि सबका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बना रहे। ऐसा नहीं हो कि पैसा के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़े, ठीक है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम सबको है, सबका अपना रेवेन्यू सोर्स मेंशन किया गया है। फिर आते हैं सेवेंथ फीचर पे। सेवेंथ फीचर है कि फेडरल सिस्टम दस हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम का दो ऑब्जेक्टिव होता है, पहला कंट्री का यूनिटी मेंटेन करके रखना और दूसरा कंट्री का रीजनल डाइवर्सिटी भी मेंटेन करके रखना, ठीक है। ये दो फीचर होता है फेडरल सिस्टम का। तो एक आइडियल फेडरल सिस्टम वही होता है जिसमें दो चीज़ हो, नंबर वन म्यूचुअल ट्रस्ट हो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, विश्वास हो एक दूसरे पे, और दूसरा एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने के लिए दोनों का मंजूरी हो, ठीक है। तो ही वो फेडरल सिस्टम लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है। यहाँ पे आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि फेडरलिज्म में कॉन्स्टिट्यूशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी किसी भी कंट्री को एक फेडरल कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हम देख रहे थे डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम, तो हमने एक चीज़ नोटिस किया था कि यूनिटरी सिस्टम में क्या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है या फिर यहाँ पे भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, और लेवल तो फेडरल में भी देखने को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। लेकिन दोनों को अंतर कौन करता है, यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सब यूनिट्स है इनको ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर पालन करना पड़ता है, ठीक है। इन सब का जो राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है। लेकिन ये फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो पावर दिया गया है दोनों गवर्नमेंट को, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसमें कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है। तो किसी भी सिस्टम को फेडरल सिस्टम एक कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाता है, समझे कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे कि किन किन तरीके से फेडरेशन बनता है। थोड़ा आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। ये जो बैलेंस है कि कितना पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और कितना पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा,
ये एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में वेरी करता है, मतलब हर एक कंट्री में अलग अलग ये है, ठीक है। और ये बैलेंस मेनली क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है, मतलब जब ये फेडरेशन बनाया गया था उस समय में सिचुएशन कैसा था उस पर डिपेंड करता है कि दोनों में पावर कितना कितना शेयर हुआ। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब हम बात करेंगे कि किन किन तरीके से फेडरेशन बनता है। तो देर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स या फिर अरेंजमेंट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। 2 तरीके से फेडरल सिस्टम बनता है या फिर फेडरलिज्म बनता है। एक तरीका है जिसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा तरीका है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। चलिए समझते हैं। सबसे पहले कमिंग टुगेदर फेडरेशन को समझते हैं। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। पहला तरीका में क्या होता है, पहला यानी कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स है वो सब एक साथ आते हैं। ये वर्ड में आ गया है कमिंग टुगेदर, ठीक है, अपना मर्जी से एक साथ आते हैं और एक बिगर यूनिट, कई सारे स्टेट्स मिलके एक बड़ा सा कंट्री बना देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसमें क्या था कि कई सारे स्टेट्स थे, अल्बामा, अलास्का, कैलिफोर्निया, एरिजोना, तो ऐसे कई सारे स्टेट्स एक साथ आते हैं। सब इंडिपेंडेंट थे पहले, लेकिन सब एक साथ आते हैं और एक बिगर यूनिट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। फिर इसमें क्या लिखा हुआ था, सो डैट बाई पुलिंग सोवरेंटी। सोवरेंटी मतलब होता है संप्रभुता, सबका अपना इंडिपेंडेंस एक साथ गैदर करते हैं, ठीक है, एक बड़ा इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे और आइडेंटिटी रिटेन करके रखेंगे। वो सब अभी भी स्टेट है, अल्बामा अपना एक स्टेट है ही, एरिजोना अपना स्टेट है ही, आइडेंटिटी रिटेन रखते हुए एक बड़ा सा इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे ताकि उनका क्या हो, सिक्योरिटी इंक्रीज हो पाए, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन पाए यूएसए। तो ये इनका एम होता है। तो दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस इंक्लूड यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 3 एग्जाम्पल है ऐसे कंट्रीज़ के जो इस तरीके से फेडरलिज्म को बनाए हुए हैं, ठीक है। इसका 2 फीचर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फीचर तो ये है कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर। जितने भी स्टेट्स है जो मिल के फेडरेशन बनाते हैं, ये सब स्टेट के पास इक्वल पावर होता है। ये पहला बात ध्यान रखिएगा। और दूसरा बात ये है, आर स्ट्रॉन्ग विस द फेडरल गवर्नमेंट। ये जो भी स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं पावर में इन कंपैरिजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो इसका 2 फीचर हमने समझा। नंबर 1, जो भी स्टेट से सबका पावर इक्वल होगा, और नंबर 2, इनका पावर ज़्यादा होगा कंपेयर टू फेडरल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में। द सेकेंड रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा सा कंट्री रहता है और वहाँ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खुद ही क्या करता है, डिवाइड कर देता है अपने पावर को, पावर दे देता है स्टेट गवर्नमेंट सबको। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये काफ़ी बड़ा कंट्री था, यहाँ को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रहा था पहले, लेकिन इससे ये सोचा कि अगर हम पावर डिवाइड कर देंगे तो रूल करना आसानी होगा। तो ये क्या करता है, कई सारे स्टेट्स को पावर दे देता है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे देता है, समझे। तो इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, समझे। वो यहाँ पे लिखा है डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट, दोनों में पावर डिवाइड होता है। इसके एग्जाम्पल हो गए इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये सब एग्जाम्पल हो गए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के। इसके भी 2 फीचर देखते हैं। इसका 2 फीचर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विस द स्टेट्स। ये विस का मतलब होता है इन कंपैरिजन टू, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होता है। इसमें क्या था, स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल थे इन कंपैरिजन टू फेडरल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और अगला फीचर है कि वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ये बार बार आप देख रहे हैं ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, इसका मतलब है स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें जो स्टेट्स होते हैं किसी भी फेडरेशन में, उनमें अनइक्वल पावर होता है, कुछ का पास स्पेशल पावर भी होता है। यहाँ पे हमने फीचर क्या दिखा था कि सभी स्टेट्स के पास क्या होता है, इक्वल पावर होता है, लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट्स है फेडरेशन के अंदर, इनके पास अलग अलग पावर होता है। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो स्टेट्स होते हैं उसमें अनइक्वल पावर होता है, किसी के पास स्पेशल पावर होता है। और दूसरा फीचर ये होगा कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट, समझे। तो एग्जाम में आप डिफरेंस बिटवीन पूछेंगे आपसे डायरेक्टली कमिंग टुगेदर फेडरेशन में और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। तो सबसे पहला पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। ये ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ इसका डेफिनेशन है और यहाँ पे ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ इसका डेफिनेशन है, ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट में आप एग्जाम्पल लिखेंगे, ये ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ इसका एग्जाम्पल है और यहाँ पे ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ इसका एग्जाम्पल है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में आप लिखेंगे
कि यहाँ पे स्टेट्स के पास इक्वल पावर होता है। ये जो ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ ये बात लिखेंगे तीसरा पॉइंट में, और यहाँ पे भी लिखेंगे ये ब्लू से वाला तीसरा पॉइंट में, ठीक है, कि स्टेट्स के पास अनइक्वल पावर होता है। और चौथा पॉइंट में आप लिखेंगे कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट मोर पावरफुल होता है देन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो रेड से अंडरलाइन किया हुआ है। और यहाँ पे चौथे पॉइंट में लिखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है स्टेट गवर्नमेंट के, यहाँ पे ये रेड से अंडरलाइन किया हुआ है। समझ गए, 4 पॉइंट का डिफरेंस आप लिख देंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है। अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर करके रखा हुआ है, ठीक है। इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, कई सारे स्टेट्स को बन के मिल के इंडिया बना हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन वर्ड का मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इंडिया जो है फेडरलिज्म को काफ़ी अच्छे से फॉलो करता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले फेडरलिज्म का 7 फीचर्स देखा था। अब हम देखेंगे कि वो 7 फीचर्स क्या इंडिया में है, तभी तो इंडिया एक फेडरल कंट्री कहलाएगा। तो क्या इंडिया में वो सातों फीचर्स है कि नहीं, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला तो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि हम लोग क्या करेंगे, 2 टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करेंगे। एक होगा यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा पूरे इंडिया को। और दूसरा होगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये पहला फीचर तो हमने फॉलो कर लिया कि हमारे पास भी 2 टीयर ऑफ गवर्नमेंट या फिर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। बाद में इंडिया में क्या किया गया कि अ 3rd टीयर ऑफ फेडरलिज्म वॉज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़। बाद में इंडिया में एक तीसरा लेवल भी लाया गया, तीसरा टीयर ऑफ गवर्नमेंट भी लाया गया, जिसमें पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ आते हैं, ठीक है। फिर देखिए, और ये दीज डिफरेंट टीयर्स इंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। और ये जो अलग अलग टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, इनका अपना अपना जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन समझ रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले समझाए थे, अपना अपना एरिया है काम करने का, ठीक है। The Constitution clearly provided a 3-fold distribution of legislative power between the Union government and the state government। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये मेंशन किया गया है 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट किस किस सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है, इसको क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है 3 लिस्ट बनाकर, ठीक है। तो दस इट कंटेंस 3 लिस्ट, वो तीनों लिस्ट ये रहे। सबसे पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं, इसके ऊपर सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो या फिर यूनियन गवर्नमेंट है, वो ही इसके ऊपर लॉ बना सकता है, ठीक है। द यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हो, जैसे कि डिफेंस के ऊपर हो गया, फॉरेन अफेयर्स, इसके ऊपर कोई भी लॉ बनाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगा, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन, करेंसी, और भी बहुत सारे आते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country। ये सब सब्जेक्ट्स को यूनियन लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये सब सब्जेक्ट पे हम चाहते हैं कि पूरे कंट्री में एक समान पॉलिसी या फिर लॉ हो, समझ रहे हैं। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। और ये सब लिस्ट पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। समझे कि नहीं समझे। तो ये सब जो अंडरलाइन किया हुआ याद रखिएगा। एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये कोई एक सब्जेक्ट का नाम दे देंगे, बोलेंगे कि इसके ऊपर कौन लॉ बना सकता है, तो आपको याद रखना होगा कि किस लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आता है, ठीक है। आते हैं दूसरे लिस्ट पे जो कि है स्टेट लिस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें जो सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। ये सब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकते हैं, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें से आप याद रखिएगा एग्रीकल्चर, पुलिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इरीगेशन भी स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया इस PDF में, पता नहीं आपके बुक में ये कितना सही है। तो आप इस इमेज को देखिए, ये जो है ये पूरा चीज़ यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से पढ़ लेंगे। अगर आपके बुक में भी नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये स्पेस में इसे यहाँ पे टाइपिंग छूट गया है, तो इसका कंटिन्यूटी ऐसे होगा। द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरे लिस्ट में जो कि है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट।
तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिसके ऊपर दोनों ही लॉ बना सकते हैं, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। इसमें कौन से सब्जेक्ट्स है देखिए, सबसे पहला हो गया एजुकेशन, याद रखिएगा एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। फिर हो गया फॉरेस्ट, फिर हो गया ट्रेड यूनियंस, फिर हो गया मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ठीक है। एडॉप्शन सक्सेशन मतलब किसी अनाथ को गोद लेना, ठीक है, पिता के मरने के बाद कौन उस संपत्ति का वारिस होगा, ये सब चीज़ से रिलेटेड। तो ये सब सब्जेक्ट आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। अब मान लीजिए कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ और लॉ बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ और लॉ बना दिया। तो उस केस में इफ़ इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वो लॉ को सही माना जाएगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट वाला को नेगलेक्ट किया जाएगा। समझे इतना? चलिए, वो यहाँ पे लिखा है कि बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट, समझ में आ गया। और इफ़ द लॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, समझ में आ गया। अब ये सब तो कुछ सब्जेक्ट्स हो गया जो तीनों लिस्ट में है। अब मान लीजिए आगे चल के फ्यूचर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो नए हो, फॉर एग्जांपल साइबर लॉ हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इन सब ये जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो ये सब जो सब्जेक्ट्स है इसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? तो ये सब सब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऐसा कोई भी जो सब्जेक्ट है जो नया आता है उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकेगा, ठीक है। लॉ बना सकेगा मतलब हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट, ये वर्ड देखिए, ठीक है, हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट मतलब इसके ऊपर वो लॉ बना सकता है। अब एक चीज़ याद कीजिए कि हमने पढ़ा था दो टाइप का फेडरलिज्म बनाने का तरीका होता है, एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर, और इंडिया आता है होल्डिंग टुगेदर वाले कैटेगरी में। तो होल्डिंग टुगेदर वाले में हमने एक फीचर पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होता है उसमें अनइक्वल पावर होता है, ठीक है, पावर सबका इक्वल नहीं होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ये दो फीचर हमने पढ़ा था। तो देखते हैं ये इंडिया में कितना हद तक सही है। तो इंडिया में ये बात सही साबित होता है कि हर स्टेट्स का इक्वल पावर नहीं है। ऑल स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। कुछ स्टेट के पास स्पेशल स्टेटस है, फॉर एग्जांपल आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब के पास स्पेशल पावर है अंडर आर्टिकल 371, ठीक है। स्पेशल पावर है, किस सेंस में स्पेशल पावर है? देखिए यहाँ पे जो ऐसे लोग जो यहाँ के निवासी है, ठीक है, वो लोग को प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट दिया जाता है ऑफ इंडिजिनस पीपल, देयर कल्चर एंड ऑल्सो प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस। मतलब वो लोग जो यहीं से बिलोंग करते हैं, इन सब स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे इनको गवर्नमेंट सर्विस में प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये स्पेशल पावर हो गया। फिर प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट मतलब जो यहाँ का ज़मीन है वो इन्हीं में से कोई लोग खरीदेगा, ठीक है। आसाम का अगर कोई ज़मीन है तो आसाम का लोग ही खरीदेंगे, कोई बाहर से इंसान जाके वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे लिया गया कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स। तो यहाँ पे लिखा है कि इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाई लैंड और हाउस हेयर। तो वो इंडियंस जो यहाँ के रेसिडेंट नहीं है उस स्टेट के, तो वो वहाँ पे ना ज़मीन खरीद सकते हैं ना घर खरीद सकते हैं। तो ये सब कुछ स्पेशल पावर दिया गया है इन सब स्टेट्स को, ठीक है। ये आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 371, समझे। और आगे देखते हैं। फिर कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी कम पावर है, और ये एरिया जितने छोटे हैं कि ये अलग से स्टेट भी नहीं बन सकते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें मर्ज भी नहीं हो सकते हैं। ये सब एरियाज है जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली हो गया, ये सबको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, ठीक है। ये टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट, स्टेट जैसा पावर इनके पास नहीं होता है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो उनको रन करती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रोविजंस है फेडरलिज्म का, इसको क्या कोई गवर्नमेंट यूनिलैटरली चेंज कर सकता है क्या? तो इसका आंसर होगा नहीं। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट अपना मर्जी से ये पावर शेयरिंग को चेंज नहीं कर सकता है। कोई भी चेंज अगर करना है तो सबसे पहले तो उसको क्या करना होगा, एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। दोनों ही हाउस, राज्यसभा लोकसभा दोनों में ही ये बिल को पहले पास कराना पड़ेगा, वो भी 2/3 मेजोरिटी के साथ, मतलब हर 3 में से 2 लोग इस बिल को सपोर्ट करें, ठीक है। इतना सपोर्ट के साथ पास कराना पड़ेगा। और साथ ही साथ देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड, मतलब कन्फर्म्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में उनके आधे से कम आधे स्टेट्स इस बिल को मंजूरी देने चाहिए, ठीक है, तभी कुछ चेंज हो पाएगा, नहीं तो पावर शेयरिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अगला फीचर। आगे देखते हैं कोर्ट्स का क्या रोल है। अगर कभी कन्फ्लिक्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो ये कन्फ्लिक्ट है उसको सुलझाएगा कौन? जो हमारे कंट्री में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो गए, ये इस कन्फ्लिक्ट को सुलझाएंगे। इनके पास पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के इंटरप्रेट करने का, ठीक है। चलिए ये हो गया अगला। और अगला बात करें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है कि नहीं, तो वो भी है यहाँ पे।
द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू रेज रिसोर्सेज बाई लिवाइंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू ईच ऑफ देम। तो दोनों के पास अपना अपना पावर दिया गया है कि आप यहाँ से पैसा उठा सकते हैं, टैक्स कितना कितना शेयर होगा ये सब क्लियरली मेंशन्ड है। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी है इंडिया में। तो हमने देखा कि कई सारे फेडरलिज्म के फीचर्स इंडिया में प्रेजेंट है और ये सब साबित करता है कि इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है। बात गहराई को समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन था व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, इसका जवाब हमें मिल चुका है कि इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है। ठीक है, फेडरलिज्म के जो भी फीचर्स है वो सब इंडिया में काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया में कैसे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर मतलब फेडरलिज्म को एक्सप्लेन कीजिए, इंडिया में कैसे वो प्रेजेंट है। तो ये सब बात जो अंडरलाइन किया हुआ ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि नेम द सब्जेक्ट लिस्ट फ्रॉम विच बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लिस्ट है जिसपे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, तो वो था कॉन्करेंट लिस्ट। और इस पीडीएफ में जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें ये मेंशन नहीं है, तो ये आप इमेज से देख लीजिएगा। आपके बुक में भी अगर टाइपिंग नहीं किया गया है तो आप लिख लीजिएगा ये इमेज वाला पार्ट। चलिए, अब यहाँ पे 3 काफ़ी अच्छे अच्छे सिचुएशन दिए गए हैं, चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला है कि कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला पॉइंट है कि पोखरान एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे इंडिया अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है और ये पोखरान राजस्थान में है। ठीक है, आप सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अपोज कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये न्यूक्लियर पॉलिसी को, तो क्या राजस्थान गवर्नमेंट के पास इतना पावर है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को रोक पाए इस न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करने से? तो आप सोच के बताइए, क्या राजस्थान गवर्नमेंट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को रोक सकता है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने से अपने स्टेट में? तो ऐसा नहीं कर सकता राजस्थान। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट जो है या एटॉमिक एनर्जी वाला जो पार्ट है ये एक यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, इसके ऊपर लॉ बनाने का सिर्फ हक किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ चाहे वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देखिए, सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान करती है नए टेक्स्ट बुक लाने का अपने स्कूल में, एजुकेशन रिलेटेड बात किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट को इस टेक्स्ट बुक का स्टाइल पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो इस केस में क्या स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन लेना पड़ेगा यूनियन गवर्नमेंट से कि ये टेक्स्ट बुक लॉन्च करे कि नहीं करे? सोच के बताइए। तो एजुकेशन कौन सा लिस्ट में आता है? एजुकेशन आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने जो टेक्स्ट बुक बनाया वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट के केस में किसका लॉ प्रिवेल करेगा? यूनियन गवर्नमेंट का मर्जी प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर ये परमिशन दे तो ये टेक्स्ट बुक आएगा, नहीं दे तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तीसरा सिचुएशन देखते हैं। सपोज चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा हैव डिफरेंट पॉलिसीज ऑन हाउ देयर स्टेट पुलिस शुड रेस्पॉन्ड टू द नक्सलाइट। इन तीनों ही स्टेट में अलग अलग पॉलिसी है कि नक्सलाइट से कैसे डील किया जाए। ठीक है, तो पुलिस का बारे में ये सब्जेक्ट है। कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंटरवीन एंड पास एन ऑर्डर दैट ऑल द चीफ मिनिस्टर विल हैव टू ओबे। तो क्या प्राइम मिनिस्टर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बीच में आके कोई ऑर्डर दे सकती है इस चीफ मिनिस्टर को कि आप ऐसे ऐसे काम कीजिए? नहीं दे सकती है, क्योंकि जो पुलिस है वो एक स्टेट सब्जेक्ट में, स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, इसीलिए जो स्टेट का मर्जी होगा वो ये लोग काम करेंगे। समझे कि नहीं समझे? चलिए, अगला टॉपिक है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ठीक है, इस टॉपिक में हम समझेंगे कि फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब फेडरलिज्म का सक्सेस होने का पीछे क्या क्या रीजन्स है वो चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो एक रीज़न तो हमने समझ ही लिया है कि फेडरलिज्म सक्सेस क्यों है, और वो रीज़न है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे गए हैं, जो पावर्स दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, जो पावर शेयरिंग है ये एक नेसेसरी कंडीशन है फेडरलिज्म का सक्सेस के लिए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से काम नहीं चलने वाला है। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। फेडरलिज्म का सक्सेस होने का पीछे इंडिया में, ठीक है, जो मेन रीज़न है वो है नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। किस तरीके से डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल्स है वो फॉलो किया गया है इंडिया में, किस तरीके से हमारे कंट्री के जो पॉलिटिशियंस लोग हैं या फिर लीडर्स लोग हैं उन्होंने प्रॉब्लम्स को टैकल किया, ठीक है, किस तरीके से पावर शेयरिंग किया, ये एक मेजर फैक्टर रहा है फेडरलिज्म का सक्सेस होने के पीछे हमारे कंट्री में। ठीक है,
तो हमारे कंट्री में इतना अच्छा से डेमोक्रेसी को फॉलो किया गया है या फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को फॉलो किया है, जिस वजह से हमारे कंट्री में स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है, ठीक है, फेडरलिज्म हमेशा ही फॉलो होता रहा है। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में, और ये होना ही चाहिए किसी भी कंट्री में फेडरलिज्म को सक्सेस होने के लिए, ठीक है। डाइवर्सिटी को जब तक आप रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे फेडरलिज्म सक्सेस नहीं हो पाएगा। और इसके बाद डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, ये इसका मेन फीचर भी होता है, ठीक है। लोगों में ये डिज़ायर हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में ये डिज़ायर हो कि सब एग्जिस्ट करे, तो ये सब चीज़ हो पाया है बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो देखते हैं कौन से वो तरीके हैं जिस वजह से फेडरलिज्म इतना सक्सेस हो पाया है हमारे कंट्री में। तो सबसे पहला बात करेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के ऊपर। लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाना, मतलब वो लोग जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं उन सबको एक स्टेट में रखना, इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री के जो पॉलिटिशियंस या फिर लीडर्स थे उनके सबसे पहले जो प्रॉब्लम आया वो था लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने का प्रॉब्लम, ठीक है। वो लोग सोच रहे थे क्या लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना सही रहेगा कंट्री के फेडरलिज्म के लिए या फिर डेमोक्रेसी के लिए। तो देखते हैं उन्होंने इसको आगे कैरी आउट किया। तो इफ़ यू लुक एट, अगर आप पॉलिटिकल मैप को देखें 1947 इंडिया का, ठीक है, और अभी का आप मैप देखें 2019 का, तो आप पाएंगे कि उसमें कई सारा चीज़ चेंजेस हो गया है। यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंस का टाइम का ये मैप है, पॉलिटिकल मैप इंडिया का, और यहाँ पे अभी का मैप दिया गया है पॉलिटिकल मैप नीचे में। तो आप पाएंगे कि काफ़ी सारा चीज़ चेंजेस हुआ है। क्या क्या चेंजेस हुआ है देखिए, मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड, कई सारे जो पुराने स्टेट्स थे उनको हटा दिया गया है और नए स्टेट्स को क्रिएट किया गया है। एरियाज़ हो गया, बाउंड्रीज हो गया, नेम्स ऑफ स्टेट, ये सब भी चेंज किया गया है, ठीक है। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। और 1947 में भी कई सारे जो पुराने स्टेट्स थे उनके बाउंड्रीज को चेंज करके नए नए स्टेट्स बनाए गए, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट, समझ गए। वो लोग जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं उनको एक ही स्टेट में रखा गया, जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो ऐसा हमारे पॉलिटिशियन ने ट्राई किया, ठीक है। फिर कुछ स्टेट्स ऐसे भी बनाए गए जो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं थे, वो सब ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी या फिर ज्योग्राफी के बेसिस पे क्रिएट किए गए थे, ठीक है। ये सब स्टेट्स हो गए नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये सब ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर क्या तो लोगों का कल्चर सेम है या फिर एथनिसिटी सेम है या फिर ज्योग्राफी सेम है, इस बेसिस पर ये 3 स्टेट्स बनाए गए। लेकिन इससे कई सारे जो हमारे नेशनल लीडर्स थे उनको ये डर था कि अगर हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाते चले गए तो कहीं ना कहीं हमारा जो कंट्री है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब कंट्री डिवाइड हो सकता है अगर हम लिंग्विस्टिक स्टेट बनाते चले गए तो। इसीलिए जो हमारे कंट्री के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट्स को कई समय तक रेसिस्ट किया, ठीक है। लेकिन जो भी लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए वहाँ का हमारा एक्सपीरियंस शो करता है कि द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना के कंट्री को और भी ज़्यादा यूनाइट कर दिया है, और इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, इसे प्रशासन करना भी काफ़ी आसान हो गया है लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने से। तो लिंग्विस्टिक स्टेट हमारे सामने एक पहला टेस्ट था कि हम लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है। तो हमारे लीडर्स ने काफ़ी कॉशियसली, काफ़ी सावधानी से कुछ स्टेट्स बनाए, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे या फिर ज्योग्राफी के बेसिस पे, ठीक है। और ये सब स्टेट्स बनाकर हमारा जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इससे हमारा कंट्री और भी ज़्यादा यूनाइटेड हो गया है और इससे एडमिनिस्ट्रेशन भी ईजी हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया पहला रीज़न जिस वजह से फेडरलिज्म इतना सक्सेसफुल है हमारे कंट्री में, ठीक है, कि हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाया। अब आते हैं दूसरे रीज़न पे कि क्यों हमारे कंट्री में फेडरलिज्म इतना सक्सेसफुल है। दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। अब जो इंडिया के जो लीडर्स थे या फिर पॉलिटिशियंस थे उनके सामने अगला जो टेस्ट था वो था लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज कैसे डिसाइड किया जाए, कौन सा लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज होगा या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ये कैसे डिसाइड किया जाए। तो देखिए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज को घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। हिंदी को हम लोग सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज मान के चलते हैं, समझे कि नहीं समझे। क्यों? क्योंकि हिंदी जो है वो मदर टंग है ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। इंडिया में 40% ही इंडियंस है जिनका मदर टंग है हिंदी, ठीक है। हिंदी मतलब अब यहाँ पे भोजपुरी भी और राजस्थानी हो गया, बुंदेलखंडी हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, ये सब मगधी हो गया, ये सब लैंग्वेज हिंदी के अंदर ही इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है इंडिया का, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। और हिंदी के अलावा देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी के अलावा और 21 लैंग्वेज है जिसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोला जाता है।
शेड्यूल लैंग्वेज मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 8th शेड्यूल है उसमें टोटल 22 लैंग्वेज मेंशन किया गया है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा गया है कि टोटल 22 जो लैंग्वेज है वो इंडिया के शेड्यूल लैंग्वेज में इंक्लूडेड है। मतलब अगर कोई कैंडिडेट कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है, तो वो एग्ज़ाम वो किसी भी इस 22 शेड्यूल में से किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकता है, ठीक है। उसी तरीके से स्टेट्स में भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है जो ब्लैक एंड लाइन किया हुआ है। एक बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, कि स्टेट्स में जो गवर्नमेंट वर्क है वो कौन सा लैंग्वेज में होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। वो स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसी में वो गवर्नमेंट वर्क कैरी आउट किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो इंडिया में ये सब चीज़ है, इतना सिचुएशन है अभी। तो पॉलिटिशियंस ने कौन सा पॉलिसी फॉलो किया वो हम देखेंगे। तो अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज़ ऑफ हिंदी। श्रीलंका के ठीक ऑपोजिट हमारे जो लीडर्स थे उन लोगों ने काफ़ी सावधानी से हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड किया, ठीक है। हमने देखा था कि श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म की वजह से जो यहाँ के लीडर्स थे उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया सबके ऊपर, उसको ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं किया गया। इंडिया को हिंदी सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है इंडिया में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज टू स्टॉप इन 1965। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज था। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 1965 में इंग्लिश जो है उसको ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना बंद किया जाना था, ठीक है, सिर्फ अब हिंदी यूज़ किया जाएगा। लेकिन कई सारे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है जैसे कि तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे ये लोगों ने काफ़ी अपोज किया। यहाँ तक कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो काफ़ी वायलेंट रूप भी ले लिया था, ठीक है। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, रिस्पॉन्डेड बाई अग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया, ठीक है। उन्होंने ये बात को एग्री कर लिया कि चलो इंग्लिश को नहीं हटाएंगे, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश भी होगा और साथ में हिंदी भी होगा। बात को समझ रहे। लेकिन श्रीलंका में क्या किया था इन लोगों ने, इन लोगों ने बोला था कि हम लोग सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देंगे। तो इससे जो तमिल स्पीकर थे उनको काफ़ी बुरा लगा था यहाँ पे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में जो लीडर्स थे उन्होंने काफ़ी क्या दिखाया, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया। ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अभी भी क्या कर रही है, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट कर रही है। लेकिन प्रमोशन का मतलब यहाँ पे कतई नहीं है इम्पोज करना, ठीक है। कभी भी हम लोग फोर्स नहीं करते कि आपको हिंदी यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है कि प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। समझ में आ गया। वो स्टेट्स जहाँ पे अलग लैंग्वेज बोला जाता है उन लोग को हिंदी बोलना ज़रूरी नहीं है या फिर यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। तो द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाई इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन। तो ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, इन्होंने जो फ्लेक्सिबिलिटी शो किया, इस वजह से श्रीलंका जैसा कंडीशन हमारे कंट्री में नहीं हुआ, ठीक है। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से टैकल कर लिया। तो ये एक सेकेंड रीज़न हो गया जिस वजह से फेडरलिज्म इतना सक्सेसफुल हुआ है हमारे कंट्री में, ठीक है। ये था लैंग्वेज पॉलिसी। अब बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा। सबसे पहले तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो जो अंडरलाइन किया हुआ है ये सब बात आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट स्टेटस हैव बीन गिवन टू द हिंदी लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हिंदी लैंग्वेज को कौन सा स्टेटस दिया गया है, तो आपको लिखना होगा ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और ये बात भी याद रखिएगा कि हिंदी अप्रॉक्स 40% ऑफ इंडियंस का मदर टंग है, ठीक है। फिर उसके बाद शेड्यूल लैंग्वेजेस कितने हैं, टोटल 22 है, ठीक है। 8th शेड्यूल में ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला है सेंटर स्टेट रिलेशंस। रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथेंड इन प्रैक्टिस। जो सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है इसको रीस्ट्रक्चर चेंज किया गया है। ये एक और तरीका है जिससे हमारे कंट्री में फेडरलिज्म को और मजबूत बनाया गया है। अब ये रीस्ट्रक्चरिंग कैसे किया गया है चलिए समझते हैं। पहले क्या होता था कि जो पार्टी सेंटर में रूल करती थी वही पार्टी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में भी रूल करती थी। फॉर एग्जांपल अगर सेंटर में कांग्रेस का सरकार होता था तो ज़्यादातर स्टेट में कांग्रेस का ही सरकार होता था। तो इसका मतलब क्या था कि द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। इसका मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप में काम नहीं करती थी। जो भी मतलब जब सेम पार्टी है तो दोनों तो एक ही लोग हैं ना, तो समझ में नहीं आता था कि फेडरलिज्म सक्सेस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है।
और एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, द पार्टीज दैट रूल्ड एट द सेंटर ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स। और जब 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 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो पार्टी था वो अलग अलग होती थी, तब क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टेट गवर्नमेंट के पावर को अंडरमाइन करती थी। ठीक है, हो सकता है कि उतना रिसोर्सेज ना देती हो, कुछ और भी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को दबाने का कोशिश करती थी। ठीक है, तो इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिस यूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वर कंट्रोल्ड बाई राइवल पार्टीज। तो उन दिनों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन को मिस इंटरप्रेट करके स्टेट गवर्नमेंट का जो भी डिमांड था उसको डिसमिस कर देती थी। ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो उनके जो राइवल पार्टी है, जो कंपटीटर है, वो रूल कर रहे होते थे। तो पार्टी चेंज होने से यहाँ पे काफ़ी मिसमैच देखने को मिलता था पहले के दिनों में। लेकिन ये सिचुएशन 1990 के बाद काफ़ी चेंज हो गया। ठीक है, दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। ये सिचुएशन इसलिए चेंज हुआ क्योंकि कई सारे स्टेट्स में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी वो आगे उभर के आई। ये वो समय था जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनने का शुरुआत हो गया सेंटर में। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टी। कोएलिशन गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जिसमें कम से कम 2 पार्टी एक साथ मिलकर सरकार बनाती है। ठीक है, गठबंधन की सरकार जिसको बोलते हैं। फिर देखिए क्या होता है कि ऐसा क्यों बनता था, क्योंकि सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस विथ मैनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। क्योंकि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता था, जिस वजह से जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनको अलायंस समझौता करना पड़ता था कई सारे रीजनल पार्टीज़ के साथ, और तब सेंटर पर सरकार बनाना पड़ता था। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अब एक पार्टी नहीं है, कई सारे जो रीजनल पार्टी है वो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, समझ रहे। तो इससे क्या हुआ? दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इससे एक नया कल्चर का शुरुआत हो गया पावर शेयरिंग का, और सब एक दूसरे का रेस्पेक्ट करने लग गए। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना स्टार्ट करने लगी। और ये ट्रेंड जो था इसको और भी मजबूत बना दिया सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया जिससे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अब स्टेट गवर्नमेंट के डिमांड को ऐसे ही किसी भी आर्बिट्ररी मैनर, अंधाधुंध तरीके से डिसमिस नहीं कर सकती है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। तो कोएलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना, रीजनल पार्टीज़ का उभर के आना, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट, तो ये सब काफ़ी सारा चेंजेस देखने को मिला। तो दस फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो अभी जो हमारा जो फेडरल पावर शेयरिंग है हमारे कंट्री में, जिस तरीके से पावर शेयरिंग होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू वो अर्ली ईयर्स जब हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन लागू ही हुआ था। मतलब जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था तब के मुकाबले अभी हमारे कंट्री में जो फेडरल पावर शेयरिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इफिशिएंट है। क्यों इफिशिएंट है समझ रहे हैं? क्योंकि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो अब सामने उभर के आ रही है। सेंटर का जो गवर्नमेंट होता है उसमें भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करती है। इस वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनमें काफ़ी हद तक पावर आया है पहले के मुकाबले। और पहले क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी है वही पार्टी स्टेट गवर्नमेंट में भी होता था, तो उतना देखने को नहीं मिलता था कि फेडरलिज्म कितना सक्सेस हो रहा है। और जब भी पार्टी चेंज होता था, मान लीजिए सेंटर में अगर कांग्रेस का सरकार है और किसी स्टेट में बीजेपी का सरकार है, तो उस स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी नेगलेक्ट किया जाता था। ठीक है, उसको रिसोर्स नहीं दिया जाता था और भी कोई तरीके से उसका पावर को अंडरमाइन किया जाता था। लेकिन ये सब चेंज हो गया 1990 के बाद में। ठीक है, चलिए, तो यही था 3 पॉलिसीज़ जिस वजह से इंडिया में फेडरलिज्म इतना सक्सेसफुल रहा है। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस देखें, यहाँ पे भी एक बात देख लेते हैं। 22 लैंग्वेजेस आर नाउ इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर देयरफॉर कॉल्ड शेड्यूल लैंग्वेजेस। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेज इंक्लूडेड है, इसलिए इन 22 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, और जितने भी है उसमें से अप्रॉक्स देखिए हिंदी बोलने वाले जो है वो अप्रॉक्स 40% के आसपास है। और हिंदी में कौन से लैंग्वेज है देखिए, भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और भी कई सारे लैंग्वेज मिलके हिंदी आते हैं, हिंदी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि सब काफ़ी सिमिलर है। चलिए, ये तो हो गया एक्स्ट्रा नॉलेज। बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा ऊपर वाले टॉपिक से। तो यहाँ से आपसे पूछेंगे कि स्टार्टिंग से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि व्हाट अदर फैक्टर्स बिसाइड पॉलिटिक्स कीप द फेडरलिज्म यूनाइटेड। पॉलिटिक्स के अलावा कौन सा अदर फैक्टर्स है जिससे फेडरलिज्म यूनाइटेड रहता है। तो पॉलिटिक्स के अलावा स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से
फेडरलिज्म यूनाइटेड रहता है, ठीक है, मतलब फेडरलिज्म सक्सेस होता है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि वाई हैज़ फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया और विच आर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाई इंडिया दैट हैव इंश्योर्ड इट, एक्सप्लेन। फेडरलिज्म इतना सक्सेस क्यों हुआ है इंडिया में और कौन से पॉलिसीज़ थे। तो यहाँ से जो अंडरलाइन किया हुआ ये पूरा टॉपिक में वो सब आपको लिखना होगा। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का बात, फिर लैंग्वेज पॉलिसी का बात, फिर रीस्ट्रक्चरिंग सेंटर स्टेट रिलेशन इसका बात, ये तीनों बात आपको लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। फिर लैंग्वेज पॉलिसी से कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा वो तो हमने देख ही लिया। तो यही कुछ क्वेश्चन है जो आपको इस टॉपिक से प्रिपेयर करने, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है इस टॉपिक में समझेंगे, इंडिया में ये कैसे फॉलो किया जा रहा है वो देखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने ये चीज़ तो समझ लिया है कि फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरलिज्म में 2 या फिर 2 से ज़्यादा टीयर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। लेकिन अभी तक के डिस्कशन में हमने सिर्फ 2 टीयर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन इंडिया जैसा वास्ट कंट्री में ये सिर्फ 2 टीयर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सफिशिएंट नहीं है। हमें कुछ और लेवल भी चाहिए कंट्री को अच्छे से रूल करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप के जितने बड़े बड़े जो कंट्रीज़ है उतने बड़े बड़े तो हमारे यहाँ पे एक स्टेट्स है। तो ये एक पहला रीज़न है जिस वजह से हमें एक और टीयर ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। दूसरा रीज़न, अगर पॉपुलेशन का बात किया जाए, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया। उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है वो रशिया से भी ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा होने का वजह से हमारे कंट्री में एक और टीयर ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। और इसके साथ साथ मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। काफ़ी हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी है, तो इस वजह से भी हमारे कंट्री में क्या चाहिए, एक और टीयर ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। समझ रहे हैं क्यों हमारे कंट्री में सिर्फ 2 टीयर ऑफ गवर्नमेंट से काम नहीं चल रहा है? क्योंकि नंबर 1 साइज़ बड़ा है, नंबर 2 पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और नंबर 3 डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, तो दस देयर इज़ अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स। तो स्टेट्स के अंदर भी एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए जहाँ पे पावर शेयरिंग हो, ठीक है, बिलो डैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और वो लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से नीचे होगा। तो यही रैशनल है फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। रैशनल मतलब रीज़न बिहाइंड, यही रीज़न है डिसेंट्रलाइजेशन करने का। तो इसीलिए क्या बनाया गया है हमारे कंट्री में, अ थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया है जिसको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? When power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization. पूरे इंडिया के लेवल पे जो होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, स्टेट के लेवल पे जो गवर्नमेंट होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे, और जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होता है थर्ड टीयर, इसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब पावर इस सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से लेके इस लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए तो इसी को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। समझ गए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब? चलिए, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल्स। अब हम यहाँ पे कुछ रीजन्स देख रहे हैं क्यों डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स या फिर इश्यूज है जिसको लोकल लेवल पे सेटल करना जरूरी हो जाता है, इसलिए हमें क्या चाहिए, एक लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। ये हो गया पहला रीज़न डिसेंट्रलाइजेशन के फेवर में, ठीक है। बात करें दूसरे रीज़न पे, दूसरा रीज़न है पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़। लोकल लोगों को ये पता होता है कि उनके लोकल एरिया में क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो वो उस प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से सुलझा सकते हैं कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये भी दूसरा रीज़न हो गया कि क्यों डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। अब मान लीजिए आपके मोहल्ले में पानी का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट MP या फिर MLA को तो टैग नहीं करेंगे ना, इसके लिए आपको लोकल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट में लोग होते हैं वो लोग लोकल प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा रीज़न हुआ कि क्यों हमें डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए। तीसरा रीज़न पे बात करें, दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़। दे मतलब यहाँ पे लोकल पीपल का बात किया जा रहा है। लोकल लोगों के पास अच्छा आइडियाज़ होता है ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफिशिएंटली। ये अच्छे से जानते हैं कि पैसे कहाँ पे खर्च करना ठीक रहेगा उनके लोकेलिटी में और कैसे थिंग्स को अच्छे से मैनेज किया जाए। ये हो गया तीसरा रीज़न। और इसके अलावा चौथा रीज़न है कि एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। लोकल लेवल पे जो पीपल है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जांपल किसी विलेज में मान लीजिए पंचायत है,
तो वहाँ पे लोग डायरेक्टली कुछ बोल सकते हैं ना। बोलने को तो इंडिया डेमोक्रेसी है, हम लोग पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो लीडर्स है वो इलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हमारा रोल सिर्फ वहीं तक है? क्या हम कुछ बोल सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में? नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट आता है तो चीज़ें छोटे लेवल पे काम कर रही होती है, तो हम चाहे तो कोई सरपंच है या फिर पंचायत का मेंबर है, उसको हम लोग डायरेक्टली कुछ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिलता है, मतलब डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत होता है किसी भी कंट्री में। तो ये चौथा रीज़न हो गया कि क्यों हमारे कंट्री में डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि वाई इज डिसेंट्रलाइजेशन फेवर्ड इन डेमोक्रेसी। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है? तो ये 4 रीज़न आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एक रीज़न है ग्रीन से, दूसरा ब्लू से, फिर ग्रीन से, फिर ब्लू से, ठीक है। 4 रीज़न। चलिए आगे मूव करते हैं। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिसेंट्रलाइजेशन को फेवर किया गया था और तब से कई सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं डिसेंट्रलाइज करने को। डिसेंट्रलाइज करने को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर किसको दिया जाए? लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसके लिए कई सारे अटेम्प्ट किए गए। क्या क्या अटेम्प्ट है देखिए। पंचायत्स इन विलेजेस एंड म्यूनसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेट अप इन ऑल द स्टेट्स। जो रूरल एरिया है, जहाँ पे विलेजेस है, वहाँ पे पंचायत सेटअप किया गया, और जहाँ पे अर्बन एरिया यानी टाउन्स और सिटीज़ में क्या सेटअप किया गया? म्यूनसिपैलिटी सेटअप किया गया। लेकिन दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। लेकिन ये जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ थे ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, इसलिए ये लोग अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे थे। इलेक्शंस अच्छे से नहीं लिए जा रहे थे। इलेक्शन क्यों होंगे? इलेक्शन के जरिए मेंबर्स को चुन के इस पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में भेजा जाता था, ठीक है। तो ये इलेक्शन टाइमली होल्ड नहीं कराए जाते थे। इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट है उनको अच्छे से पावर या फिर रिसोर्सेज नहीं दिया जाता था। तो इस वजह से बोल सकते हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था वो उतना इफेक्टिव नहीं था, ठीक है। वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन था इन इफेक्टिव टर्म्स। बोलने को तो दिख रहा था पंचायत है, म्यूनसिपैलिटी है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं था, काम का नहीं था। तो इसी को देखते हुए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992। वेरी इंपॉर्टेंट ईयर है ये। तो इस समय में डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया। वो कदम क्या था देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड मतलब मॉडिफाइड, ठीक है, थोड़ा चेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जो 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जो स्टेप लिया गया उसका एम क्या था कि जो थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी है यानी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। इसके ऊपर आपके एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इन 1992 इन इंडिया। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। समझ गए? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1992 में, इसमें टोटल 5 प्रोविजन्स है। क्या क्या चेंजेस लाए गए देखिए। नंबर 1, नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी। ये मैंडेटरी कंपलसरी कर दिया गया कि अब क्या करना पड़ेगा? रेगुलर इलेक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला प्रोविज़न था। नंबर 2, समझ रहे हैं ना ये इलेक्शन क्यों करवाएंगे? ये इलेक्शन के जरिए जो लीडर्स हैं उनको चुन के भेजा जाएगा पंचायत में और म्यूनसिपैलिटीज़ में, ठीक है। दूसरा इसमें प्रोविज़न था कि सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज़ एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें जो इलेक्टेड बॉडी था, जो पंचायत हो गया या फिर म्यूनसिपैलिटी हो गया, इलेक्टेड बॉडी, और साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव हेड और इनके जो हेड हो गए, ये पंचायत है मान लीजिए, इसके जो हेड हो गए, ठीक है, और ये म्यूनसिपैलिटी है मान लीजिए, इसके जो हेड हो गए। तो इन सब में क्या किया गया? सीट रिजर्व कर दिया गया। मान लीजिए कुछ सीट किसके लिए रिजर्व किया गया? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास, जो नीचे जाति के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे सीट रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। ये था दूसरा प्रोविज़न। तीसरा प्रोविज़न था एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। जितने भी सीट्स है उसका टोटल 1/3 वुमेन के लिए रिजर्व था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसके ऊपर भी एक वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि लोकल सेल गवर्नमेंट में वुमेन के लिए कितना सीट रिजर्व है, तो आपको लिखना पड़ेगा 1/3, ठीक है। चलिए फिर चौथा प्रोविज़न है एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसी को ये काम दिया गया है कि ये क्या कर रहा है? रेगुलर पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन करवाए, ठीक है। ये है इसका चौथा प्रोविज़न। पांचवा प्रोविज़न है कि द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू
विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है अब इनको शेयर करना पड़ेगा, पावर भी और पैसा भी, ठीक है, इन लोकल गवर्नमेंट बॉडी के साथ। कुछ पावर इनको देना पड़ेगा, कुछ पैसा इनको देना पड़ेगा। अब ये कितना पावर और कितना रेवेन्यू शेयर करेंगे वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, हर स्टेट में अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो गया 5 प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इन 1992। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि विच 5 प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 रियली स्ट्रेंथन द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, एक्सप्लेन। तो कौन से वो 5 प्रोविजंस थे, तो ये 5 प्रोविजन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। अब हम समझेंगे कि ये जो लोकल गवर्नमेंट बना है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, रूरल एरिया में कैसा स्ट्रक्चर है, अर्बन एरिया में कैसा स्ट्रक्चर है, इस चीज़ को समझेंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट से। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ रूरल लोकल गवर्नमेंट पॉपुलरली नोन एज। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट को पॉपुलरली पंचायती राज भी बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर समझने से पहले 2 टर्म समझेंगे, एक है ग्राम पंचायत और दूसरा है ग्राम सभा। सबसे पहले ग्राम सभा समझते हैं। ग्राम सभा का मतलब होता है ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स। किसी भी विलेज में वो लोग जो वोट देने के लिए एलिजिबल है, ठीक है, वो सभी लोग मिलकर क्या कहलाते हैं, ग्राम सभा कहलाते हैं, समझ गए। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत कौन है फिर। तो ये जो सभी वोटर्स है, सभी वोटर्स को क्या बोलेंगे, ग्राम सभा बोलेंगे। और ये लोग वोट देके जो इलेक्ट करके लोग भेजेंगे, ये जो चुने हुए लोग होंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ग्राम पंचायत क्या हो गया, दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट और सरपंच। तो वो लोग देखिए, ग्राम सभा ने चुन के भेजा लोगों को, ये क्या कहलाएंगे, ग्राम पंचायत कहलाएंगे। और इनके जो हेड होंगे ना, उस हेड को बोलते हैं सरपंच या फिर प्रेसिडेंट। और ये लोग को क्या बोलेंगे, पंच बोलेंगे, मेंबर्स लोग को पंच बोलेंगे, ठीक है। और ये पूरा बॉडी को क्या बोलेंगे, ग्राम पंचायत बोलेंगे, समझ गए। चलिए, और हर एक विलेज में एक क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। और कुछ स्टेट में कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए एक ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड या फिर विलेज। तो उस वार्ड या फिर विलेज में जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है, मतलब जो ग्राम सभा है वही इलेक्ट करके मेंबर्स को भेजती है ग्राम पंचायत में, ठीक है। और ग्राम पंचायत का फंक्शन क्या हो गया, इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। पूरे विलेज के लिए जो भी डिसीजन है वो ग्राम पंचायत ही लेती है, ठीक है। अब ग्राम सभा के बारे में 2-3 लाइन देखते हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर। ग्राम सभा को एक साल में कम से कम 2 बार या फिर 3 बार बैठ के मीटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। वो मीटिंग किस लिए करेंगे, 2 काम के लिए। नंबर 1, टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत को कितना पैसा देना है, नहीं देना है, वो अप्रूव करेंगे ये लोग। और नंबर 2, टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कैसा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो रिव्यू कौन करेगा, ये ग्राम सभा, मतलब जो लोग हैं वही रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो ये 2 फंक्शन हो गया ग्राम सभा का, ये ध्यान रखेंगे। और ऊपर जो अंडरलाइन किया हुआ था, ये फंक्शन था ग्राम पंचायत का। अब इसका स्ट्रक्चर यहीं पे एंड नहीं होता है। विलेज लेवल पे तो ग्राम सभा हो गया और ग्राम पंचायत हो गया। इसके अलावा जो देखिए, ब्लॉक लेवल पे एक और बॉडी है जिसको बोलते हैं पंचायत समिति। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। The members of this representative body are elected by all the पंचायत members in that area। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, लोएस्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे जितने भी जो वोटर्स है वो लोग मिलकर क्या बनाएंगे, ये कहलाएंगे ग्राम सभा, ठीक है। फिर ये लोग जो लोग चुन के भेजेंगे, जो इलेक्ट करके भेजे गए लोग होंगे, ये लोग कहलाएंगे ग्राम पंचायत, ठीक है। इसके जो हेड होंगे वो कहलाएंगे सरपंच, समझ गए इतना। अब ऐसे ही बहुत सारे जो ग्राम पंचायत है, कई सारे विलेजेस के, वो लोग क्या करेंगे, मेंबर्स चुन के भेजेंगे और ये जो बॉडी बनेगा इसको बोलेंगे पंचायत समिति। समझ रहे बात का गहराई। तो यहाँ पे लिखा है कि द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मतलब पंचायत समिति को बोला जा रहा है कि पंचायत समिति के मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। जो भी पंचायत मेंबर्स है वो लोग इलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है, इस पंचायत समिति के मेंबर्स को। इसके अलावा देखिए, ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद। अब ये जितने भी पंचायत समिति के मेंबर्स हैं, ये लोग अब चुन के क्या भेजेंगे, जो मेंबर्स भेजेंगे वो बन जाएंगे जिला परिषद, समझ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, ज़्यादातर इलेक्टेड होते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा हो गए, एमएलए हो गए डिस्ट्रिक्ट के, उस डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर्स।
तो कुछ मेंबर्स तो इलेक्ट करके भेजे जाते हैं जिला परिषद में, साथ ही साथ लोकसभा के कुछ मेंबर्स और एमएलए के मेंबर्स उस डिस्ट्रिक्ट के वो इसके मेंबर्स होते हैं, और जो अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल जो बॉडीज़ है उसके जो ऑफिशियल्स है वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिला परिषद का जो हेड होता है उसको बोलते हैं जिला परिषद चेयरपर्सन। समझे कि नहीं समझे? एक बार रिकैप करें, जितना भी रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले हमने समझा कि विलेज लेवल पे जो है वो ग्राम सभा है, जितने भी वोटर्स है वो इसके मेंबर है। फिर ये जो वोटर्स है जो इलेक्ट करके भेजेंगे वो क्या कहलाएंगे? बोलिए, ग्राम पंचायत कहलाएंगे ये। ठीक है, फिर कुछ ग्राम पंचायत मिलके इलेक्ट करके लोग भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पंचायत समिति बन जाएगा। ठीक है, फिर और बहुत सारे पंचायत समिति जो होंगे वो फिर लोगों को इलेक्ट करके भेजेंगे तो वो क्या क्या बन जाएगा? जिला परिषद बन जाएगा। लेकिन जिला परिषद में इलेक्टेड मेंबर्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो लोकसभा और एमएलए ये सब भी यहाँ पे होते हैं, और अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो बॉडीज़ है उसके भी ऑफिशियल्स यहाँ पे इसके मेंबर होते हैं। समझ गए? और जिला परिषद का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? जिला परिषद चेयरपर्सन। एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर रूरल लोकल गवर्नमेंट का। अब हम बात करेंगे कि अर्बन एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अर्बन एरिया में देखिए, एक तो हो गया टाउन्स में जो बॉडी है उसको बोलते हैं म्यूनसिपलिटीज़, और जो बिग सिटीज़ हो गए वहाँ पे जो अर्बन बॉडी है वो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये दो टर्म समझिएगा। ठीक है, टाउन्स में अर्बन लोकल गवर्नमेंट हो गई म्यूनसिपलिटीज़, और बिग सिटीज़ में हो गई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। दोनों ही म्यूनसिपलिटीज़ या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों ही आर कंट्रोल्ड बाई इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर म्यूनसिपलिटी हो, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो सब लोग द्वारा ही चुन के भेजे जाते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्शन के द्वारा लोग को इलेक्ट करके यहाँ पे भेजा जाता है। और वो इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाता है? बोलिए, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? ये जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन है वो कौन कंडक्ट करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चलिए, और आगे क्या लिखा हुआ है? हेड का बात बताया गया है। ये जो म्यूनसिपलिटीज़ है उसके हेड को बोलते हैं म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, और ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है इसके हेड को बोलते हैं मेयर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि विच लोकल बॉडी हैज़ अ मेयर एज इट्स हेड। किसका हेड मेयर कहलाता है? तो आपको लिखना पड़ेगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड है वो मेयर बोलते हैं। फिर वैसे ही म्यूनसिपलिटी का हेड क्या हो गया? म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। तो इतना ही बात लिखा गया है अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में। समझ गए? इसके ऊपर, इस पूरे टॉपिक के ऊपर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपको बोलेंगे कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। तो अर्बन और रूरल एरियाज़ में कैसा स्ट्रक्चर है लोकल गवर्नमेंट बॉडी का वो बताइए। तो यहाँ से आप जो अंडरलाइन किया हुआ है ये सब बात आपको लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव कर जाते हैं। आगे यहाँ पे कुछ कंक्लूजन दिया गया है। तो ये जो नया सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का, ये लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है किसी भी डेमोक्रेसी में। ठीक है, हमारे कंट्री में लगभग अब 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। इतने लोग तो हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं, जो कि किसी कंट्री का पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। ठीक है, जितने यहाँ पे हमारे लीडर्स है। फिर वो यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट करके इनको पावर दिया गया है, जिस वजह से हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेसी है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। इसके साथ देखिए क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड वुमेंस रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। चूँकि इस लोकल गवर्नमेंट में 1/3 जो है वो सीट वुमेन के लिए रिजर्व है, इसीलिए यहाँ पे कंट्री में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन और वॉइस ये भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये तो बात हो गया कुछ एडवांटेजेस का। अब कई सारे यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ भी है। वो डिफ़िकल्टीज़ क्या है? देखिए, नंबर 1, इलेक्शंस तो टाइमली हो जाते हैं, लेकिन ये जो ग्राम सभा जिसको साल में कम से कम 2 या फिर 3 बार बैठना था, ठीक है, वो रेगुलरली नहीं बैठती है। ये हो गया पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छे से पावर नहीं दिया है इस लोकल गवर्नमेंट को। ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया। और तीसरा प्रॉब्लम है कि नॉट हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है वो भी अच्छे से नहीं दिया गया है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग, रेवेन्यू शेयरिंग या फिर पैसा शेयरिंग वो अच्छे से नहीं किया गया है। तो ये सब कुछ डिफ़िकल्टीज है जिस वजह से हम लोग अभी भी स्टिल अ लॉन्ग वे है, काफ़ी दूर है हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट के जो सही बेनिफिट है उसको उठाने से। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। चलिए कुछ यहाँ से क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोकेट द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन अ ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो ये तो सिविक्स है या फिर पॉलिटिकल साइंस है, इससे आपका मैप पॉइंटिंग में क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आप इसको कीजिएगा क्योंकि ये ज्योग्राफी में आपको हेल्प कर देगा।
हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप किसी भी पॉलिटिकल मैप में सभी स्टेट का लोकेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि आइडेंटिफाई एंड शेयर 3 फेडरल कंट्रीज अदर देन इंडिया ऑन अ ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को छोड़ के और कोई 3 फेडरल कंट्री बताइए। तो यूएसए हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, कई सारे कंट्रीज़ हैं। तो किसी 3 को आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज़ सिमिलर टू एंड वन फीचर दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बेल्जियम। तो इंडिया और बेल्जियम में जो फेडरलिज्म है उनमें 2 एक सिमिलर वाला फीचर बताइए और एक डिफरेंट वाला फीचर बताइए। तो देखिए, इंडिया में भी पावर शेयरिंग किया गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, बेल्जियम में भी पावर शेयरिंग किया गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। ये सिमिलर फीचर हो गया। और डिफरेंट फीचर जो हो वो ये है, बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट था, लेकिन इंडिया में कोई कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है। इंडिया में उसकी जगह पे क्या है, लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, 3rd टियर जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया डिफरेंट फीचर। चलिए, अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर के बीच में, तो इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 उसके आने के पहले लोकल गवर्नमेंट कैसा था और उसके आने के बाद लोकल गवर्नमेंट कैसा हो गया, उसमें डिफरेंस बताना है। तो ये भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये आप खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। बोला क्या है कि सिंस द यूनाइटेड स्टेट इज अ डैश टाइप ऑफ फेडरेशन। तो अमेरिका किस टाइप का फेडरेशन है बताइए। ये है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स। स्टेट्स के पास इक्वल पावर होता है। एंड स्टेट्स आर डैश विस द फेडरल गवर्नमेंट। स्टेट के पास क्या होता है, मोर पावर होता है, आर मोर पावरफुल होगा यहाँ पे, ठीक है। बट इंडिया इज अ डैश टाइप ऑफ फेडरेशन। इंडिया कौन सा फेडरेशन है बताइए, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। सम स्टेट्स हैव मोर पावर्स, कुछ स्टेट के पास स्पेशल पावर्स है। इन इंडिया द डैश गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर। इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 भी खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट, यानी फेडरलिज्म का क्या फीचर है वो बताना है आपको। तो नंबर ए में बोला गया है नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्या लगता है, ये सही है कि गलत है। बोला गया कि नेशनल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर देती है। तो देती है बात गलत है, ठीक है। देने का मतलब ये छीन भी सकती है। यहाँ पे होना चाहिए था शेयरिंग वर्ड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से इनको पावर मिलता है, ना कि नेशनल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। इन तीनों का तो बात ही नहीं हुआ इस पूरे चैप्टर में, तो ये नहीं होगा। इलेक्टेड ऑफिसर्स एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट। तो ये तो एकदम ही हट के स्टेटमेंट है, ये फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। और नंबर डी है गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, ये सही है, अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स दिया गया है, आपको इन तीनों लिस्ट में डिवाइड करना है। तो बताइए डिफेंस कौन सा सब्जेक्ट है, ये किस लिस्ट में आएगा। तो सही कहा आपने, ये है यूनियन लिस्ट का। पुलिस बताइए स्टेट लिस्ट। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट। एजुकेशन बताइए, एक हमने एग्जाम्पल भी देखा था, जब विवाद हो जाए तो किसका चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा, मतलब यानी ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। बैंकिंग यूनियन लिस्ट। फॉरेस्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। कम्युनिकेशन बताइए किस में आएगा, यूनियन लिस्ट में आएगा, क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल जो पॉलिसी है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए पूरे कंट्री में। ट्रेड आएगा स्टेट लिस्ट में और मैरिज किस में आएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में। समझ गए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे कुछ मैच करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा सही से मैच नहीं किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट, ठीक है, इसके ऊपर लॉ बना सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकता है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट का रेसिडुअरी पावर्स नहीं, जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर कौन लॉ बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए था, ठीक है। चलिए तो डी होगा इसका राइट आंसर, वो इनकरेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे मैच करना है। यूनियन ऑफ इंडिया, तो कौन है यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक ही है। स्टेट का कौन है आदमी, स्टेट का गवर्नर होता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर होता है। ग्राम पंचायत का जो हेड है वो सरपंच होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे दिया गया है, कौन सा होगा, देखिए 1 का क्या था, 1 का ए था, 1 का ए किस में है, ये रहा सी। और किसी में ए नहीं है तो आगे ऑप्शन चेक ही नहीं करना है, सी में टिक कर देंगे, ठीक है।
और ये है क्वेश्चन नंबर 12। ये आपके लिए होमवर्क है, चलिए कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। हाँ ठीक है, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 2 स्टेटमेंट लिखा गया है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। पूछा गया है कि स्टेटमेंट है कि इन अ फेडरेशन द पावर्स ऑफ अ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर क्लियरली डिमार्केटेड। किसी भी फेडरलिज्म या फिर फेडरल गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, समझ रहे हैं ना, फेडरल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल मतलब स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का जो पावर्स है वो क्लियरली डिमार्केटेड, अलग अलग सेपरेट किया गया है। तो ये सही बात है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 राइट है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, इंडिया इज अ फेडरेशन, इंडिया फेडरेशन है, यहाँ तक तो सही बात है। क्यों? क्योंकि द पावर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑन देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। तो इंडिया फेडरेशन इसलिए है क्योंकि इनको कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है कि इनका क्या क्या पावर है, ठीक है। और इन सब का जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सक्लूसिव है। जो स्टेट लिस्ट है उसके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है, जो यूनियन लिस्ट है उसके ऊपर सिर्फ यूनियन लिस्ट ही लॉ बना सकता है। तो ये बात भी सही है, इंडिया, इसीलिए इंडिया फेडरेशन है, ठीक है। तो ए और बी तो राइट है अभी तक। सी देखते हैं, श्रीलंका इज अ फेडरेशन बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। तो सिर्फ प्रोविंसेस या फिर स्टेट्स में डिवाइड कर देना ही फेडरेशन का गुण नहीं है, पावर शेयरिंग करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है, इंडिया इज नो लॉन्गर अ फेडरेशन बिकॉज सम पावर्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन डिवॉल्व टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इंडिया फेडरेशन नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो गया कि इसके बाद पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ए और बी इसका राइट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ए एंड बी ओनली। तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए होमवर्क कि हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा इसका कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए ये रहेगा, बाय व्हाट नेम लोकल गवर्नमेंट एट अर्बन एरिया कॉल्ड। अर्बन एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट है उसको किस नाम से जाना जाता है। 3 ऑप्शन है, म्यूनसिपलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत समिति, और नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD। बताइए ABCD में से कौन सा राइट है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप ये भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपका जो कमेंट्स है यही मोटिवेट करता है और भी अच्छे से वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही और भी क्लास 10 के वीडियोस देखने को मिलेंगे। और जो नए लोग हैं उनको ये बोलना चाहेंगे कि जो प्लेलिस्ट सेक्शन है आप वहाँ पे जरूर विजिट करें एक बार, ठीक है। वहाँ पे और भी कई सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो डाले गए हैं, आपको जरूर वहाँ से हेल्प पहुँचेगा, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।